नमस्कार दोस्तों, मैं स्वर्ण गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी को एक नया मोड़ देने के लिए हम लोगों ने पीईटी का निःशुल्क बैच लॉन्च किया है, जो कि एक प्रैक्टिस बैच है जिसमें मैं आपको साइंस और इकोनॉमी पूरी तरीके से हल कराने का प्रयास कर रहा हूँ और मेरा यही प्रयास रहेगा कि सबसे अच्छा प्रदर्शन आप मेरे ही सब्जेक्ट में करें, क्योंकि इतनी बेहतरीन और इतने अच्छे कंटेंट ढूंढ कर लाने में बहुत मेहनत लगती है और जब आप इसे समझ जाते हैं तो फिर क्या ही कहना है। तो आइए दोस्त, आज के इस सेशन को शुरू किया जाए और हल किया जाए अपने प्रश्नों को। देखा जाए आज जो प्रश्न है उसमें से आप कितना सही करते हैं और कितना आपका एफर्ट और परफॉर्मेंस होता है, वो प्रश्नों को देखने के बाद, प्रश्नों को हल करने के बाद समझ में आ जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू किया जाए। अच्छा, ये इकोनॉमी का प्रश्न है, देख लीजिए। और ये जो नोट है, नोट यार इसका तो नहीं है इसमें, ये नोट इसमें नहीं रखना चाहिए था महोदय टाइपिस्ट जी। चलिए आप प्रश्न का आंसर दीजिए, बाकी ये सारी चीज़ें तो मैं सेट कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। चलो, वैसे ये कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन ये दूसरे प्रश्न का है, इस पे आ गया है। प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। हाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें हैं, जो लोगों को सेवा प्रदान कर रही हैं, लोगों से मुद्राओं का विनिमय कर रही हैं, जो आपके जैसे ये आपके यूबीआई हो गए, इंडियन बैंक हो गई, ग्रामीण बैंकें हो गई, ये जो सारी बैंकें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई, इनकी स्थापना कब की गई थी? ये पूछ रहा है। क्या 1980 में, क्या 1960 में, क्या 1975 में या 1972 में? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्त 1975 में। तो 1975 में ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें जो हैं इनकी स्थापना की गई। ठीक, फैक्ट प्रश्न है, इसलिए इस पर ज्यादा सवाल जवाब नहीं। आइए प्रश्न नंबर दूसरे पर आते हैं। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? नवंबर 2020 का पूछ रहा है, यानी कि इसके पहले वाला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पहले वाला। तो कितने अध्यक्ष हो चुके हैं अब तक? अब तक 14वें अध्यक्ष चल रहे हैं। 14वें अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं प्रेजेंट में। और जो पूछ रहा है 2020 का, 2020 यानी कि 2020 में जो थे वो 13वें नंबर के थे। किस नंबर के थे? 13वें नंबर के थे। और कौन थे वो बताना है, कौन थे वो बताना है। अच्छा, 13वें और 14वें दोनों नंबर का, यानी कि वर्तमान में जो है उनका भी बताना है और जो लास्ट में है उनका भी बताना है। तो चलिए जल्दी से बताइएगा। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे डेविड आर मालपास। डेविड आर मालपास जी 2020 के अनुसार वर्ल्ड बैंक के क्या है? अध्यक्ष थे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे कौन? तो आपके डेविड आर मालपास। ये 13वें अध्यक्ष थे। ये कौन से अध्यक्ष थे? 13वें नंबर के अध्यक्ष थे। तो अब बताइए 14वें नंबर के अध्यक्ष, यानी कि वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है आपके मिस्टर अजय बंगा जी। कौन है? मिस्टर अजय बंगा। अजय बंगा जी हैं। ये 2 जून 2023 से शपथ ग्रहण किए। 2 जून 2023 से अध्यक्ष बने हैं और इनका कार्यकाल जो है वो 5 साल का है। अब 5 साल के कार्यकाल में इनका देखिए क्या होता है वो तो पता ही चलेगा आगे।
तो अब आप इतना जानिए कि अजय बंगा महोदय इस समय वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं और 2 जून 2023 से इन्होंने क्या किया, अध्यक्ष पद को संभाला है और 5 साल का इनका कार्यकाल है। ये 14वें नंबर के वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए ये जानकारी आपके पास होना जरूरी है। आगे चलें, ये रहे विश्व बैंक के नवनियुक्त एमडी और सीएफओ अंशुला कांत की पूर्व एमडी हैं। किसकी पूर्व एमडी हैं? जो वर्ल्ड बैंक की नवनियुक्त एमडी और सीएफओ अंशुल शुक्ला कांत हैं। ठीक है, जो पूर्व एमडी थी, किसकी एमडी थी? तो आप देखिए इंडसस बैंक को क्या लिख दिया है, इंड बैंक लिख दिया है। चलिए इंडसस बैंक जो था वो इस बैंक की या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की या फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की या फिर एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक जिसे कहा जाता है। तो भारतीय स्टेट बैंक के ही पूर्व एमडी रह चुके अंशुला कांत जी, जो इस समय वर्ल्ड बैंक के नवनियुक्त एमडी और सीएफओ हैं। ठीक है, इतना जानिएगा, ये सारी चीजें जानते रहा कीजिएगा, बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, एसबीआई। ठीक है, चलिए आगे चलें। आज मैं कुछ ज्यादा ही स्लो हूँ क्या? हाँ, तबीयत थोड़ी सी इधर उधर होती है तो हो जाता है कुछ ना कुछ। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं स्पीड में, थोड़ा चलते हैं। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की जो क्रिया है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्त ये विद्युत अपघटनीय क्रिया कहलाती है। पानी से हाइड्रोजन यानी पानी में आप जानते हैं कि पानी जो होता है उसका सूत्र होता है H2O। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। तो ये जो जल है यानी कि पानी है, विद्युत अपघटनीय क्रिया द्वारा इसमें से हाइड्रोजन को अलग कर लिया जाता है। विद्युत अपघटनीय क्रिया द्वारा इसको अलग कर लिया जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को इसमें से क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। ठीक। और देखिए ओस्मोसिस जो है ये क्या है, और साथ ही साथ ओजोनीकरण, ये तो आसान से है, इनको बताने की कोई जरूरत नहीं। बस इतना जानिए कि हाइड्रोजन आपने जान लिया, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं, जल के संघटक हैं ये। और साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए D2O को भारी जल कहा जाता है। D2O को क्या कहा जाता है? भारी जल कहा जाता है। इसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मंदक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़े, ये हो गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं मतलब जिसका ऊर्ध्वपातन हो सके, जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, जो क्या हो जाए? ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, ऐसा पदार्थ नहीं है। जिसको जलाने पर ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में पहुंच जाए या गर्म करने पर गैसीय अवस्था में पहुंच जाए, कौन सा ऐसा पदार्थ इसमें से नहीं है? तो इसमें से कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, ये तीनों के तीनों ऊर्ध्वपातन की क्रिया करने वाले पदार्थ हैं, यानी कि ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। और बचा कौन? तो सोडियम सल्फेट बचा, यानी कि Na2SO4 बचा। Na2SO4 जो बचा है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, कि ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? मोह मापनी का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ये प्रश्न तो थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन इसके विकल्प बड़े प्यारे हैं। प्रश्न अटपटा है लेकिन विकल्प बहुत आसान कर दिया इसने। विकल्प आसान कैसे कर दिया मेरे भाई? तो मैं आपको बता दूं कि विकल्प आसान कैसे हुआ। तो आप देखेंगे, जरा ये देखिए कि अम्लीयता को पता करना, क्षारकता को पता करना, किसी यौगिक या तत्व की
कि अम्लीयता व क्षारकता को अगर पता करना है तो आप सीधा सीधा पीएच स्केल से पता कर सकते हैं, पीएच स्केल से पता कर सकते हैं। अब पीएच स्केल जानते हैं आप, 1 से 14 तक की पॉइंट होती है, उसमें 7 जो होता है ये उदासीन होता है, मध्यस्थता करता है, न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है, ठीक है। अब इसके अगर पूर्व में है तो ये होते हैं एसिडिक यानी कि अम्लीय होते हैं। ये कैसे होते हैं पदार्थ? अम्लीय होते हैं। और इससे ऊपर जाएंगे तो ये क्षारीय होते हैं। ये कैसे प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो अब देखिए ये दोनों तो इससे पता चल गया, इनमें से कोई नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें एक ऑप्शन तो है ही। तो बचा क्या? कठोरता को मापा जाता है, किसी पदार्थ की कठोरता को मापा जाता है मोह मापनी द्वारा। किसके द्वारा? तो मोह मापनी द्वारा किसको पता किया जाता है? तो किसी पदार्थ की कठोरता को पता किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इस प्रश्न का भी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो किस प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे? तो अभी आपने पढ़ा था कि ये जो है आपका NH4Cl क्या है? NH4Cl है, ये एक प्रकार की ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। एक प्रकार का क्या है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ है जिसको गर्म करने पर यह सीधा गैसीय अवस्था में चला जाता है। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में चला जाता है। अब गैसीय अवस्था में चला जाता है तो सीधे सीधे उसको गर्म करेंगे, इस पदार्थ को जो मिक्स है, तो सोडियम क्लोराइड उसमें बच जाएगा। क्या बच जाएगा? उसमें सोडियम NaCl उसमें क्या हो जाएगा? बच जाएगा। NaCl का मतलब क्या हो गया? आपका साधारण नमक, यानी कि आपको साधारण नमक और अमोनियम क्लोराइड को एक साथ मिलाकर गर्म किया जाए तो अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो गैस के रूप में निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड आपका तली में बच जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन कहाँ गया भाई? ऊर्ध्वपातन की क्रिया ही इसका क्या हो गया? ऊर्ध्वपातन की क्रिया ही इसका सही आंसर हो गया, ठीक है, सही आंसर हो गया इसका। अब ये देखिए आसवन विधि और क्रिस्टलीकरण विधि, निस्यंदन विधि, ये मैंने आपको निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्टर करके किसी चीज को निकाल लेना। क्रिस्टलीकरण का क्या मतलब है? तो क्रिस्टलीकरण का मतलब मैंने बताया था हिमीकरण या क्रिस्टलीकरण इसी को कहते हैं कि मतलब तरल पदार्थ से द्रव अवस्था से उसको ठोस में ले जाना। द्रव अवस्था से ठोस में ले जाने का मतलब ही होता है क्रिस्टलीकरण करना, ठीक है। उसके बाद आसवन विधि बचा है। आसवन विधि आप कमेंट कीजिए क्योंकि ये मैंने अपनी थियरी की क्लास में बताया हुआ है कि डिस्टिलेशन या आसवन विधि क्या होती है, और मैंने प्रैक्टिस सेट में भी बताया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? तो ऊर्ध्वपातन या इसी को कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर है, इसका आंसर कीजिए जल्दी से पढ़कर इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जाता है? अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। तो क्या अल्कोहल और पानी है? क्या नमक और पानी है? क्या तेल और पानी है? क्या अल्कोहल में आयोडीन मिलाया हुआ? इनको अलग कर सकते हैं। तो बताइए किनको अलग कर सकते हैं इसमें से? तो इसमें से जो आपका राइट आंसर बनेगा मेरे दोस्त, वो बन जाएगा आपका तेल और पानी। तेल और पानी को आप अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है, इनको अलग कर सकते हैं। चलिए आगे चले, फिर आगे चलते हैं। देख लीजिए प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, इसका आंसर कीजिएगा। और ये जो प्रश्न है अब न्यूमेरिकल है। अब थोड़ा सा लगता है कि न्यूमेरिकल है क्योंकि फिजिक्स के प्रश्न है। अब फिजिक्स के प्रश्न है तो जल्दी से बताइएगा। तो इसमें क्या है? 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। 20 न्यूटन का एक बल है। 20 न्यूटन का बल दिया गया है, ये बल है, यानी कि बल का मतलब क्या हो गया? F हो गया, और 2 मीटर विस्थापित कर देता है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि विस्थापन का मतलब ये दूरी हो गई। ये क्या हो गई? दूरी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गई 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर की, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या कह रहा है? 20 जूल का कार्य करता है। कितना कार्य करता है? 20 जूल का कार्य करता है भाई। तो जूल यानी कि कार्य भी पता चल रहा है, ये W है, यानी कि W और इसका संबंध बताना है, वर्क बराबर। तो वर्क बराबर क्या होता है यार? वर्क बराबर होता है
F इंटू डी, F इंटू डी होता है। अच्छा पूछ क्या रहा है ये देखते हैं, बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करना है। कोण ज्ञात करना है तो इसी को cos थीटा कर दीजिए। कोण ज्ञात करना है तो इसी को क्या करेंगे आप, cos थीटा कर देंगे। ठीक है, cos थीटा इसलिए कर देंगे क्योंकि जरूरी है, जब आपको कोण पता करना है तो ये जरूरी है, नहीं तो इसको आप यहाँ पे क्या मान लेते, इसको आप यहाँ पे 1 मान लेते, हमेशा मान लेते, 1 मानकर छोड़ देते, तो cos थीटा का कोई मतलब ही नहीं निकलता फिर। ठीक है, चलिए आते हैं फिर। तो इसमें W बराबर यानी कि W बराबर कितना है 20 है, W बराबर कितना है 20 जूल है, और न्यूटन बल बराबर कितना है तो 20 न्यूटन है। ठीक है, और उसके बाद गुणे D बराबर कितना है यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 है, और गुणे साथ में क्या है cos थीटा है, क्या है cos थीटा है। तो अब ये बताइए ये cos थीटा है, अब ये जो इधर गुणे में है इधर से क्या आएंगे, इधर से इस तरफ चले जाएंगे, इधर से इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 ऊपर हो जाएगा और बटे में 20 गुणे 2 नीचे हो जाएगा और बराबर हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा cos थीटा, समझ में आ रहा है ना। अब 20 से 20 तो कट गया यानी कि यहाँ 1 बचा, और ये क्या बच गया 1/2, और जो ये 1/2 होता है और ये cos थीटा होता है, तो थीटा का मान क्या हो जाता है भाई, तो थीटा का मान हो जाता है 60 डिग्री। कितना हो जाता है cos 1/2 का मान, cos 1/2 का मान कितना होता है तो 60 डिग्री होता है। क्या होता है 60 डिग्री होता है, तो इसमें से आंसर कौन बन के आ जाएगा, तो आंसर बन के आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर इस प्रश्न के लिए, इस प्रश्न के लिए बेस्ट आंसर है। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए बल बराबर दिया है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन न्यूटन में होता है बल, और मीटर दिया है, मीटर यानी कि मीटर क्या होता है दूरी होती है, यानी कि विस्थापन होता है, विस्थापन उसने कर दिया, और इससे तो सवाल पूरा लगा के दिया है। एक माफ कीजिएगा, थोड़ी बहुत तबीयत मौसम के परिवर्तन की वजह से नासाज हो रही है, कोई बात नहीं, चलता है सब कुछ, जब सब कुछ चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, हाँ तो सारी चीजें मैंने समझा दिया है ना इधर का। चलिए, ओहो क्या हो रहा है यार, लीजिए इसका आंसर तो आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है भाई। हाँ, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। 1.5 मीटर का इंसान है, सिर पर रख लिया उसे। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, जबकि जी बराबर है इसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है, तो यहाँ पे जो दिया है भाई उसको मानकर, क्योंकि आपकी गणना में आसानी होगी, गणना में जब आसानी होगी कोई दिक्कत नहीं है। तो तब तक आप लगाइए, 1 मिनट के लिए मैं बहुत थोड़ा सा काम कर ले रहा हूँ। चलिए हो गया काम। हाँ, तो आप जरा इसको बताइए। तो ये भी आपका कार्य कर रहा है, किस पर कार्य कर रहा है भाई, तो इसमें भी आपका ये कार्य की गणना करने को कह रहा है। कार्य की गणना यानी कि W, कार्य की गणना बराबर मतलब W ये कह रहा है, और पूछ क्या रहा है W बराबर क्या होता है, W बराबर आप देखेंगे तो एक होता है FD, ये होता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर वजन दिया गया, द्रव्यमान दिया गया है। क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया। द्रव्यमान मतलब क्या होता है यम बराबर क्या होता है यहाँ पे 12 केजी है। क्या है 12 केजी है, जमीन से ऊपर उठाता है, यानी कि यहाँ पे हाइट भी दिया है। क्या दिया है, ऊंचाई दिया है, तो ऊंचाई यानी कि h हो गया। h बराबर कितना दिया है 1.5 मीटर, हाँ 1.5 मीटर दिया है, 1.5 मीटर ये दिया है। और उसके बाद क्या दिया है भाई, उसके बाद हाँ जी का मान दिया है, यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया है। जी का मान कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा दिया है। चलिए अब बताइए आप, जब ये दिया है तो इस सूत्र पे लग जाएगा, इस सूत्र पे तो नहीं लगेगा भाई। यहाँ डी का मतलब डी को रिप्लेस कर रहा है कौन, एच। डी को कौन रिप्लेस कर रहा है, एच रिप्लेस कर रहा है। और एफ बराबर आप जानते हैं एफ बराबर एम जी होता है, एफ बराबर एम जी या एफ बराबर एम इंटू ए होता है। एफ बराबर एम जी या फिर एम इंटू जी होता है, या फिर एम इंटू ए होता है। उस हिसाब से जब इसको लगाएंगे तो डब्ल्यू बराबर एफ की जगह पे आप रख दीजिए एफ बराबर
m इंटू ए होता है गुरुत्वीय त्वरण, या फिर आप इसी को F बराबर m इंटू जी कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के दोनों जब आ जाएंगे इसमें तो ये हो गया आपका m इंटू जी, यानी कि m इंटू जी इंटू एच। यही कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा निकल कर आ जाएगा। यानी कि कार्य के बहुत से रूप किसी भी सूत्र के कई रूप बनाए जा सकते हैं उसी के माध्यम से, बस उसका जो फॉर्मूला है उसका बेस ना हटे। बेस हट जाएगा तो फिर खराब हो जाएगा। बेस ना बदले और उसके मात्रक ना बदले, मात्रक बदल दोगे तब तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए इस पर मान रखिए, अभी आ जाएगा। इस पर मान रखेंगे तो भाई क्या है, द्रव्यमान कितना है 12 है, गुणे 1.5 मीटर ऊंचाई है, और साथ ही साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 है। 10 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणे 15, और 12 गुणे 15 जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180। और ये जो कार्य होता है वो हमेशा जूल में आता है। किसमें आता है? जूल में आता है, क्योंकि किलोमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो जूल का मात्रक होता है। जूल का मात्रक मैंने आपको बताया था, इसको आप बना लेंगे तो ये इसका मात्रक बन के आ रहा था किलोमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं किलोमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड वर्ग इनवर्स। ठीक है, वर्ग का इनवर्स। अब ये देखिए, अब ये जूल रखिए या फिर ये रखिए या फिर ये मात्रक रखिए, सारे मात्रक एक ही हैं। अब आंसर कौन सा बन के आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपने मान निकाला, आसानी से मान निकल गया। छोटा सा प्रश्न है, छोटा है, बस आप देख कर डर जाते हैं, आप पेपर में देख कर डर जाते हैं। आसानी से निकालना, सीधा सीधा सबका गुणा करके निकाल लो, आ गया। पेपर पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, पेपर पेन उठाने की जरूरत ही नहीं। बस आपको अगर आ रहा है, आपको अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप आसानी से देखिए 12 और 12 में 120 का गुणा करेंगे तब जाके 1.5 कर देंगे तो हो जाएगा। वो से निकाल कर 120 का करने के निकालना चाहेंगे तो उस तरह से तो निकल के आ जाएगा, लेकिन जब उस तरह से निकालेंगे तब ना, आप तो उस तरह से निकालते नहीं। जब उस तरह से नहीं निकालते हैं तो 120 में उसका आधा कर देंगे, 60 का तो 180 वैसे बना दे रहा है। लेकिन यहाँ सीधा सीधा 10 का गुणा करेंगे 15 और 12 का गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। चलिए आगे चलें, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हो तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, इसलिए मैं थोड़ा आज बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। चलिए, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ढूंढने की बात कर रहा है। और मैंने बताया आपको कि ये जो W बराबर है, W बराबर F इंटू डी, इसी पे लगेगा, F इंटू डी पे लगेगा ना, हाँ F इंटू डी पे लगेगा, इसी पे लगेगा। अब F निकालने को कह रहा है तो F को वहीं रहने दो, और ये यहाँ पर आएगा तो बटे में हो जाएगा W बटा डी। अब W बटा डी आप देखिए यहाँ पे बता रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, दूरी है। और दूरी कितनी है यहाँ इसकी, तो दूरी है 4000 मीटर, और कार्य कितना है, यानी कि W बराबर कितना है, तो W बराबर है 20,000। W बराबर क्या है, 20,000 जूल। तो अब बताइए कि दूरी D बराबर भी ज्ञात है, W बराबर भी ज्ञात है। W बराबर ज्ञात है तो W बराबर ऊपर रख दो और D बराबर नीचे रख दो, 4000। इस तरह से जब इसको काटोगे 3 0 से 3 4 5 20, यानी कि 5 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि F बराबर न्यूटन आता है। अब इसको निकालेंगे आप, जूल उस तरह से निकालेंगे तो आपका निकल के चला आएगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ रखते, अगर जूल का मान रखते, जूल का मान होता है किलोमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे सीधा सीधा ये बात थी, यहाँ पे मीटर था, 1 मीटर से ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा किलोमीटर पर सेकंड बटे सेकंड स्क्वायर, यही इसका बच रहा था, इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, जो 5 बचा वो F बराबर बच गया, F बराबर 5 न्यूटन के बच गया। अब आपका जो मर्जी कहे, चाहे ये मात्रक रखिए चाहे ये वाला मात्रक रखिए, दोनों में से कोई भी मात्रक आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक प्रश्न के साथ मैं कितना मात्रक भी बता रहा हूँ, मात्रक के साथ आपका जो सूत्र होता है सूत्र भी बता रहा हूँ, कैसे चेंज करेंगे एक बीमा से दूसरी बीमा में वो भी बता दे रहा हूँ। तो इतनी सारी चीजें जब आपको यहाँ से पता चल जा रही हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे प्रश्न यहीं से हल हो जाएंगे। चलिए, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो
ऑप्शन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने की बात कर रहा है। ठीक है, लागू करने की बात है। हाँ, यही बात, जमीन में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने की बात कर रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को पता करना है। तो वो ऐसे ही पता चल जाती है। तो चलिए, इसका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ये परिभाषा पर है, बस परिभाषा अगर आपको याद है तो आसानी से हो सकती है। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद आपके सामने प्रश्न, उसका हल कीजिए। ये प्रश्न नंबर 13 है। 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। ठीक है, उठाया जाता है। 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। सोचो, गुरुत्व बल द्वारा किया गया, यहाँ पे केजी यानी क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है। क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है। ठीक, और उसके बाद द्रव्यमान कितना दिया है, 1 केजी दिया है। और उसके बाद क्या दिया है, तो ये मीटर में है, मीटर यानी कि दूरी है, यानी कि दूरी का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ ऊंचाई दिया है, मीटर ऊंचाई है। तो ये ऊंचाई है, ये क्या है भाई, ऊंचाई दिया है, यानी कि mgh वाला लगेगा, mgh वाला सूत्र लग जाएगा यहाँ पे, मीटर हो गया। उसके बाद जी का मान दिया ही दिया है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बताइए, जो सारी चीजें दिया हुआ है तो इसमें से गुरुत्व बल द्वारा लगाया गया, और ये क्या कह रहा है, जमीन के ऊपर उठाने की बात, और गुरुत्व बल कहाँ लगता है, नीचे की तरफ, विपरीत दिशा में जा रहा है। W बराबर mgh, ये बात है, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन वो क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में, यहाँ माइनस लगाया हुआ है ना, ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये गुरुत्वीय बल जो होता है वो नीचे की तरफ लगता है और सामान ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो ये तो माइनस में चला गया, ये क्या चला गया, माइनस में चला गया, तो यहाँ पे आप माइनस लगा लेंगे। अब इसके बाद आपका सही आंसर आ जाएगा, आंसर आपका सही आ जाएगा इसके बाद, नहीं तो आपका माइन्यूट सा आंसर आप ये लगाकर, कितने लोग ये लगाकर निकल जाते हैं, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसका गुणा कर रहे हैं, देखिए सेम आ रहा है, सेम का मतलब ये देखिए 10 गुणे 9.8 में सीधा 10 का गुणा कर दीजिए, तो 9.8 आ गया, और ये माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, -98 हो गया, -98 जूल हो गया कार्य, इसका कार्य कितना हो गया, -98 जूल हो गया है। ठीक है, इतना आसान सा प्रश्न है, सोचो गुणा भी नहीं करने का, पेपर पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, बस दिमाग में आप हल कर दीजिए, बस प्रैक्टिस अगर आपने किया है तो आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई उलझन आपको, कोई परेशानी नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस आसानी से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, प्रैक्टिस किए हैं तो। प्रैक्टिस के माध्यम से सारी चीजें आपकी हल होती हैं, आसान हो जाती हैं। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न है कि नहीं, ये हो सकता है इतना ही प्रश्न हो, हमारे लगता है इतना, हाँ इतना ही है। तो कैसी लगी आज की क्लास, आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी रहा, न्यूमेरिकल मैंने आसानी से पढ़ाया थोड़ा, और तबीयत थोड़ी सी डाउन थी इसलिए थोड़ा स्लो भी पढ़ाया, लेकिन बेहतरीन तरीके से डेरिवेट किया है प्रश्नों को जो न्यूमेरिकल थे। और अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको दूसरे तरीके से बता देंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले क्लास और नए मटेरियल के साथ। ठीक, जय हिंद।